हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। जैसा कि टाइटल आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है ना, किस प्रिंसिपल पर गैल्वेनोमीटर काम करता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मैं टाइप्स की बात करूं कि गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, यानी गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, यानी इसको हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, चल कुंडली धारामापी। और इसका जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, है ना, यानी कि चल चुंबक धारामापी। तो ऐसे करके ये दो प्रकार के गैल्वेनोमीटर होते हैं, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। इनका इस तरह से जो नामकरण किया है, इसका क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर कोई भी हो, चाहे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर हो, दोनों का ही जो कंस्ट्रक्शन की जाती है दोनों की, उसमें एक कॉइल का यूज किया जाता है ना। गैल्वेनोमीटर में एक कुंडली का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा वाला गैल्वेनोमीटर जिसमें एक कॉइल है, जिसमें एक कुंडली है, वो घूमने के लिए फ्री है, वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऐसे वाले गैल्वेनोमीटर को हम बोला करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और कोई गैल्वेनोमीटर ऐसा है जिसमें चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल जो है वो मूव करने के लिए फ्री है, वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, तब ऐसे धारामापी को हम बोलते हैं चल चुंबक धारामापी यानी कि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये वाला गैल्वेनोमीटर अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसके बारे में कोई चर्चा हमें करनी नहीं है। हम पढ़ेंगे केवल इस वाले गैल्वेनोमीटर को, चल कुंडली धारामापी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो एक तो होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। और इसका जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना, यानी कि कीलकित कुंडली धारामापी। ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं, है ना। हमें ये भी पढ़ना है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, और इसको भी हम जानेंगे पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले सकते हो कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब है ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें तुमने किसी कॉइल को सस्पेंड कर रखा है, लटकाया हुआ है हवा में, और तब वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे वाले गैल्वेनोमीटर को तो हम बोला करेंगे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि निलंबित कुंडली धारामापी। और कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें कॉइल लटकी नहीं है, बल्कि दो नुकीले कीलों के बीच में या कीलकों के बीच में फंसी हुई है और फिर घूमने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, ऐसे वाले गैल्वेनोमीटर को हम बोला करेंगे पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि कीलकित कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं ये वाले गैल्वेनोमीटर को, निलंबित कुंडली धारामापी को। इससे भी पहले आप ये जान लें कि धारामापी करता क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि कोई भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना, धारा को संसूचित करना, मतलब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, या किसी भी सर्किट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसके हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी धारामापी की सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी भुजा में धारा किस डायरेक्शन में, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये मैंने आपको एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन यानी संरचना आपको दिखा रखी है ना। इस संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि ये हमने पहले एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम ले रखा है।
वो एल्यूमिनियम का फ्रेम लेने की मुख्य रूप से दो वजह हैं। एक तो एल्यूमिनियम क्या है, काफ़ी हल्का होता है, और इसका जो दूसरा रीज़न है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आगे चल के एडी करंट्स पढ़ेंगे, यानी कि भंवर धाराओं को जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक एल्यूमिनियम की वजह समझ में आएगी कि फिर हमने एल्यूमिनियम का यानी मेटल का ही क्यों लिया है। तो हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का आयताकार रेक्टेंगुलर फ्रेम लेकर और उस पर एक कॉपर का वायर लपेटा, यानी कॉपर के वायर के बहुत सारे फेरे मैंने ऐसे करके लपेट रखे हैं यूँ करके, और ये जो फेरे रहेंगे वो आइसोलेटेड फेरे हैं, यानी विद्युत रुद्ध फेरे हैं या विद्युत रोधी फेरे इनको हम कह सकते हैं। अब ये आइसोलेटेड या विद्युत रोधी से क्या मतलब है कि दो फेरे एक दूसरे को फिजिकली तो टच कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में वैद्युत रूप से कोई संपर्क नहीं रहेगा। मतलब अगर करंट एक फेरे में ऐसे करके आता है तो इस फेरे में पूरी धारा घूमने के बाद फिर अगले फेरे में जाएगी, फिर उसके बाद घूमने के बाद फिर तीसरे फेरे में जाएगी। बेशक ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, लेकिन हम करते क्या है, इस कॉपर के वायर को कोई भी एक कुचालक मटेरियल से इसकी कोटिंग कर दी जाती है, कोई भी कुचालक पदार्थ से इसको पहले वार्निश कर देते हैं। अब अगर मैंने इनको दोनों तारों को कुचालक पदार्थ से अगर इनको पॉलिश कर रखा है तो ये आपस में जब टच हो भी जाएंगे ना यूँ करके, तो भी करंट ऐसे नहीं जाएगा, एक से दूसरे फेरे में यूँ आएगा पूरे तार में घूमते हुए, फिर अगले फेरे में जाएगा, फिर अगले फेरे में जाएगा। तो इस तरह से जो फेरे बनाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फेरे हैं, यानी कि ये विद्युत रोधी फेरे हैं। यानी कि आपस में इन फेरों का संपर्क फिजिकली तो हो सकता है, भौतिक रूप से ये आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं, लेकिन करंट एक से दूसरे में जाएगा वो घूमने के बाद ही जाएगा। तो ये मैंने आपको इस तरह से फ्रेम लेके और उस पर एक कुंडली दिखा रखी है कि फ्रेम हमने ले रखा है आयताकार, उस पर तांबे के बहुत सारे तार के फेरे लपेट रखे हैं। इसका मतलब हमने एक कॉइल, एक कुंडली बना रखी है। बीच में, कॉइल के बीच में जो खाली जगह है, फ्रेम के अंदर जो खाली जगह है, वहाँ पर हमने एक नर्म लोहे की, सॉफ्ट आयरन की एक कोर रख रखी है। तो ये तो हो गई कॉइल, है ना। और ये क्या है, इसको हम क्रोड बोलते हैं या फिर हम इसको कोर बोल देते हैं। ये सॉफ्ट आयरन की यानी नर्म लोहे की कोर है। इसका यूज क्या है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको केवल कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। तो ये हमने एक कुंडली बना रखी है। अच्छा, अब ये जो कुंडली है, यानी कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम था, इस एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम को हमने इस तार से लटका रखा है हवा में। ये जो तार है ये किसका तार है, तो ये एक मेटल फॉस्फर ब्रोंज, ठीक है ना, एक मटेरियल है फॉस्फर ब्रोंज है। फॉस्फर ब्रोंज का हमने यहाँ पर तार यूज किया है। इसका भी यूज हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है, और फॉस्फर ब्रोंज इस मटेरियल का ही यूज क्यों किया है यहाँ पर। तो फॉस्फर ब्रोंज का एक पतला सा तार है और उस पतले से तार की हेल्प से मैंने उस फ्रेम को, उस कॉइल को लटकाया हुआ है हवा में, और उस तार पर ही ये एक छोटा सा मिरर, एक छोटा सा समतल दर्पण चिपकाया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये एक मिरर है, मैं इसको M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक समतल दर्पण। चलिए ठीक है, ये मिरर हो गया, ये कॉइल हो गई। कॉइल के अंदर हमने सॉफ्ट आयरन की कोर रख रखी है। अब हमने ये जो तार लपेटा था ना इस पर कॉपर का, उस कॉपर के तार का एक सिरा जो है वो इस तार से, फॉस्फर ब्रोंज के तार से अटैच कर दिया जाता है, और इसका जो दूसरा सिरा जो कि नीचे की तरफ होगा उसको हम जोड़ देते हैं एक सॉफ्ट स्प्रिंग से। ये एक हल्की सी स्प्रिंग है, इसको S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी मेटल की ही बनी हुई है, यानी कि ये भी कोई न कोई चालक पदार्थ की बनी है। तो जो कॉपर का तार हमने कुंडली के लिए लपेटा था इस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, उस तार का एक सिरा तो मैंने कहाँ जोड़ रखा है, ये वाले तार से। इसको हम निलंबन तार कह सकते हैं, सस्पेंडेड वायर कह सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि इसके द्वारा ये कॉइल लटकी हुई है हवा में। और उसी कुंडली का जो दूसरा सिरा होगा, या कुंडली के रूप में मैंने जो तांबे का तार लपेटा है ना, उस तार का जो दूसरा सिरा होगा वो मैंने ये वाली स्प्रिंग से जोड़ रखा है। अब ये स्प्रिंग का एक सिरा, एक तो यहाँ पर अटैच है इसके साथ में, और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है ना ये वाला, ये हमने एक तार के माध्यम से एक पेच से जोड़ रखा होता है। ऐसे ही ये वाला जो तार था इसको भी हमने एक दूसरे तार के माध्यम से एक पेच से कनेक्ट कर रखा है। ये वाला जो पेच है इसको मैं T1 मान के चल रहा हूँ, ये जो दूसरा पेच है इसको हमने T2 माना हुआ है। ये दोनों पेच जो हैं ये धारामापी के दोनों टर्मिनल्स का कार्य करते हैं। धारामापी में दो टर्मिनल्स होते हैं ना सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, तो उनमें से एक टर्मिनल का काम ये वाला पेच कर रहा है और दूसरे वाले टर्मिनल का काम ये वाला पेच कर रहा है।
ठीक है। इसके बाद ये जो व्यवस्थाएं मैंने आपको दिखाई हैं, ये दो चुंबकीय ध्रुव हैं, ये दो मैग्नेटिक पोल हैं, इनमें से एक है एन पोल और दूसरा है एस पोल, है ना। और इनकी आकृति जैसे कि आप देख पा रहे होगे, इनकी जो आकृति है, इनकी ये वाली जो साइड है उनको एकदम समतल या फ्लैट ना बनाकर उनको ऐसे करके बनाया गया कॉनकेव शेप में, यानी उनको अवतल आकृति का बनाया गया। मैंने दोनों ध्रुव जो आपको दिखाए हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एकदम समतल न दिखाकर इनको अवतल लिया जाता है। अब इनको अवतल लेने की क्या वजह है वो आगे प्रिंसिपल में चल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या किस तरह से हमने व्यवस्थित किया हुआ है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर हमने तांबे के तार के बहुत सारे आइसोलेटेड फेरे या विद्युत रोधी फेरे लपेटकर कॉइल बना दी, है ना। उस फ्रेम को मैंने एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से लटका रखा है, उसी पर कॉइल के नज़दीक यहाँ एक छोटा सा मिरर चिपका रखा है जो कि प्लेन है, समतल है ना। वायर का जो वायर हमने कॉपर का इस पर लपेटा था ना, उस वायर का एक सिरा यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इस तार से और दूसरा सिरा जो है वो नीचे वाली स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और इन दोनों को एक एक तार से हमने दो पेच T1 और T2 के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों ही पेच जो है ये धारामापी के दोनों टर्मिनल्स का कार्य करेंगे। इसके बाद में ये जो कुंडली आप देख पा रहे हो, इसके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पर तो हमने रख रखी है एक क्रोड, नर्म लोहे की एक बेलनाकार छड़ जैसी रख दी है, उसी को हम कोर बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं ना। ये पूरी व्यवस्था जो लटकी हुई है ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लटकी होती है। और दोनों ही मैग्नेटिक पोल्स जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी शेप जो हमने ले रखी है वो कॉनकेव शेप ले रखी है, यानी कि उनकी जो आकृति हमने बनाई है वो अवतल आकृति बनाई है। ये अवतल आकृति का रीजन आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हम एक पारदर्शी बॉक्स में बंद कर देते हैं, कुछ ऐसे। केवल सेफ्टी के लिए, बाहरी कोई भी फैक्टर है, बाहरी कोई भी कारक है, उनका कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कुंडली लटकी रहती है हवा में। अगर बाहर से भी थोड़ी सी हवा इससे टकराती है या और कोई चीज़ है जो इसको प्रभावित करता है तो इसके विक्षेप में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होगा। इसीलिए हम करते क्या है कि इसको पारदर्शी कवर से और ढक देते हैं यूँ करके, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तो हो गई कंस्ट्रक्शन की। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमने एक पिछली वीडियो में ये टॉपिक पढ़ रखा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, अगर कोई धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही कुंडली पर एक टॉर्क, एक बल आघूर्ण आरोपित करता है। कितना करता है इसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी। टो इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, या फिर मैं NIA को बोल देता हूँ कि ये चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है। हम इसको M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, तो तुम इसको MB साइन थीटा भी लिख सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक को। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है लास्ट वीडियो में कि जब भी कोई धारावाही कुंडली को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस धारावाही कॉइल पर इतना टॉर्क, इतना बल आघूर्ण आरोपित करता है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखी है। यहाँ भी वही काम हो रहा है कि ये एक कुंडली है, अभी तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुंडली क्या चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। इन दोनों ध्रुवों ने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा और ये जो कुंडली है ये उस मैग्नेटिक फील्ड में लटकी हुई है। अभी तक मैं इसको धारावाही कुंडली नहीं कह सकता क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है। अब जब मैं इसके दोनों टर्मिनल्स T1 और T2 को किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में जोड़ दूंगा, कोई भी परिपथ के जो दो तार होते हैं, एक यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा तार यहाँ जोड़ देंगे, तो ऐसे करके धारा चलते हुए आएगी। ऐसे समझ लो, अगर मैं बैटरी के साथ में इसको जोड़ रहा हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल वाला तार जो है वो यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, तो करंट ऐसे करके आएगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज जो कि कुछ चालक ही होता है उसमें से चलते हुए करंट ऐसे करके आएगा, है ना। फिर यहाँ से वो जो कॉपर का वायर लगा हुआ था यहाँ इसके साथ में जो अटैच हो रखा था, उसमें ऐसे करके ये करंट घूमने लग जाएगा कॉइल में। ऐसे घूम घूम के फाइनली वो करंट ऐसे होता हुआ, स्प्रिंग से होता हुआ यूँ निकल जाएगा। तो अब जब इस कॉइल में, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लग गई है तो ये कुंडली बन गई धारावाही कुंडली।
और अब ये धारावाही कुंडली यहाँ इन दोनों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया था उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र ने इस कुंडली पर इतना बल आघूर्ण आरोपित कर दिया और बल आघूर्ण की वजह से कुंडली घूमती है, और जब कुंडली घूमेगी तो फिर इसमें कोई ना कोई डिफ्लेक्शन, कोई ना कोई विक्षेप आएगा जिसको हम मापा करेंगे किसी तरीके से। तो ये तो एक बेसिक सिद्धांत हो गया कि धारामापी में किस तरह से विक्षेप आता है, धारामापी की कुंडली कैसे घूमती है। तो हमें पता है कोई भी धारावाही कुंडली है उसको जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई ना कोई टॉर्क लगाएगा जिसकी वजह से कुंडली घूमेगी। अब इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए कुंडली जो यहाँ पर रखी हुई थी उस पर मैग्नेटिक फील्ड ने इतना टॉर्क, इतना बल आघूर्ण आरोपित कर दिया, ठीक है ना, और ये टॉर्क ही इस कॉइल को घुमाने लग जाएगा। जो कॉइल अभी ऐसे करके लटकी हुई थी, जब इस पर किसी एक डायरेक्शन में बल आघूर्ण लगेगा तो ये ऐसे करके घूमने लग जाएगी, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टॉर्क लग रहा है इतना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा घूमे। अभी बात करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉइल को क्यों घुमाना चाहते हैं। अगर हम कॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए टो की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि यही तो घुमा रहा है उसको, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू को मैक्सिमम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार उस पर विचार करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसकी वैल्यू को मैक्सिमम रखना को एक बार ये समझाता हूँ कि हम क्यों चाहते हैं कि ये कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा घूमे, हम क्यों चाहते हैं कि टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा लगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में 2 गैल्वेनोमीटर हैं, अलग अलग तरह के हैं, है ना, उनकी नेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक को मैं ए मान के चल रहा हूँ, दूसरे को मैं बी मान के चल रहा हूँ। आगे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अमीटर और वोल्टमीटर, इन दोनों का काम करंट इससे ही करते हैं, धारामापी से, यानी धारामापी को ही मैं अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो 2 धारामापी हैं इनका यूज मैं अमीटर की तरह कर रहा हूँ करंट को मापने के लिए, है ना। और हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना? 10 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है। इसको हमें इससे मापना है एक बार, और इसी करंट को हम एक बार इस वाले गैल्वेनोमीटर से मापेंगे, है ना। इस वाले गैल्वेनोमीटर का मैं आपको एक बार स्केल दिखाना चाहता हूँ। ये इसका स्केल है और ये इसका स्केल है। जब तक इनमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा तब तक दोनों का ही पॉइंटर, दोनों का ही जो संकेतक होगा वो 0 पर रहेगा, इस तरह से, है ना। मैंने ये वाले गैल्वेनोमीटर से जब 10 एम्पियर करंट को मापा तो मान के चलो इसका स्केल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया घूम के, है ना। और इस वाले से जब इस करंट को मापा तो इसका जो स्केल था वो यहाँ से और मान लो यहाँ तक आ गया घूम के। इन पे मैंने समान रीडिंग ले रखी है, समान अंशांकन कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। इस पे भी 10 खाने बना रखे हैं मैंने, और इतने ही बड़े बड़े खाने इसमें बनाए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोबारा समझें, ये मेरे पास जो दोनों धारामापी है ना ए और बी, मैं इन दोनों से ही 10 एम्पियर करंट को मापता हूँ। ये वाले धारामापी में, ये वाले गैल्वेनोमीटर में स्केल आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ 10 एम्पियर लिखा होगा क्योंकि 10 को ही तो माप रहा है ये। अगर इसका पॉइंटर यहाँ आके रुका है तो इसका मतलब इसमें ये वाला जो खाना होगा वो 10 एम्पियर करंट को बता रहा होगा। इस वाले का पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक आया, इसका मतलब इसका ये वाला खाना बता रहा होगा 10 एम्पियर। यहाँ 10 एम्पियर लिख रहा होगा इसमें, क्योंकि 10 से कम नहीं बता सकता, ज़्यादा नहीं बता सकता। अब अगर मैं आपसे इसके एक खाने की वैल्यू पूछूं, इस वाले करंट धारामापी में एक खाने की वैल्यू पूछूं, तो इसमें 10 खाने हैं यहाँ से यहाँ तक, और वो कितने बता रहे हैं? 10 एम्पियर। तो एक खाने की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पियर। इधर आ जाते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 खाने, और वो 20 खाने कितनी धारा को शो कर रहे हैं? 10 एम्पियर को, है ना। तो एक खाने की वैल्यू कितनी हो गई? 10/20। इसका मतलब 1/2 एम्पियर। इसके एक खाने की वैल्यू है 1/2 एम्पियर, और इसके एक खाने की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से, ये दोनों धारामापी जो कि हम अमीटर की तरह यूज कर रहे हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा धारामापी माना जाएगा? कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा? या फिर मैं ये पूछूं आपसे कि इन दोनों में से वो कौन सा धारामापी है जिसमें गलती होने की गुंजाइश कम है, जो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है? तो मेरे हिसाब से ये वाला जो धारामापी है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा।
क्यों बताएगा? सपोज करो मैं काउंटिंग में एक खाने की मिस्टेक कर जाता हूँ, है ना, या संकेतक में अंदर कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से एक खाने की गड़बड़ी हो जाती है कि टोटल खाने थे 20 या 25 और हम बाई मिस्टेक उसको 24 पढ़ गए या 23 पढ़ गए। मान के चलो मैंने एक खाने की गलती कर दी है यहाँ, और एक खाने की गलती यहाँ भी हो जाए। अगर यहाँ एक खाने की गलती होती है तो डायरेक्ट 1 एम्पियर का फ़र्क पड़ेगा आंसर में, है ना, क्योंकि इसके एक खाने की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। और यहाँ एक खाने की अगर गलती होती है नोट करने में तो यहाँ मात्र आधे एम्पियर का ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये गलती कम कर रहा है, ये आधे एम्पियर की गलती कर रहा है, वो 1 एम्पियर की गलती कर रहा है, ये ज़्यादा सही वैल्यू बता रहा है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये ज़्यादा सही वैल्यू क्यों बता रहा है, क्योंकि इसका स्केल जो था, इसका जो पॉइंटर था वो ज़्यादा घूम गया था। और ये संकेतक को, पॉइंटर को घुमाएगा कौन? ये कॉइल घुमाएगी, क्योंकि कॉइल के साथ में ही अटैच करके रखते हैं हम इनको, आगे चल के पढ़ेंगे। कॉइल जितनी ज़्यादा घूमेगी इसका पॉइंटर भी उतना ही ज़्यादा घूम जाएगा। तो कैसे भी करके मुझे पॉइंटर ज़्यादा घुमाना है, उसके लिए मुझे कॉइल ज़्यादा घुमानी पड़ेगी। और कॉइल को, कुंडली को घुमाता कौन है? ये वाला टॉर्क घुमाता है। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि अगर हम एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं, फिजिकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं ज़्यादा सुग्राही, ज़्यादा सेंसिटिव धारामापी बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कॉइल पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लगेगा ना, कॉइल उतनी ज़्यादा घूमेगी, कॉइल जितनी ज़्यादा घूमेगी पॉइंटर उतना ज़्यादा आगे तक जाएगा और हमारा आंसर उतना ही ज़्यादा शुद्ध निकल के आएगा। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है कि अगर हम एक ज़्यादा सुग्राही गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं, अगर हम सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं धारामापी की, तो उसके लिए मुझे ऐसा धारामापी लेना चाहिए जिसमें टो की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगे। यानी हमें कैसे भी करके बल आघूर्ण मैक्सिमम करना है। अब बल आघूर्ण मैक्सिमम करने के मेरे पास में क्या तरीके, क्या ऑप्शन है? तो देखो, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें फेरों की संख्या, कुंडली में कितने फेरे हैं उनकी संख्या है एन। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फेरे लपेटे, क्योंकि एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टो की वैल्यू बढ़ेगी उतनी। ठीक है। आई, एन में तो मैंने चेंज कर दिया, आई में चेंज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये वो करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, वही तो करंट इसमें फ्लो होते होते आता है ऐसे करके। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं सकता, है ना। तो आई में कोई चेंज नहीं कर सकते थे। इसकी वैल्यू हम जितनी ज़्यादा कर सकते थे, जितने मैक्सिमम फेरे लपेट सकते थे व्यावहारिक रूप से, उतने हमने मैक्सिमम फेरे इसमें लपेट लिए। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो टो की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। आई को चेंज कर नहीं सकते। एरिया है ये किसका? ये जो कॉइल हमने ले रखी होती है ये उसका एरिया है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी कॉइल ले लूँगा, जो भी उचित होगी, जो भी प्रैक्टिकल इसका आकार होगा उसके हिसाब से हमने ए का जितना अधिक मान ले सकते थे उतना अधिक मान ले लिया है। इसके अलावा क्या मैं बी की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ? बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इन दोनों पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, इस नर्म लोहे की क्रोड को यहाँ पर रखा है। आप देखेंगे कि ये क्रोड जो है यहाँ दो काम कर रही है। एक यूज मैं इसका अभी आपको बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर नर्म लोहे की कोई क्रोड रख देते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये तुम आगे चल के अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ जब कहीं पर रखा जाता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा डेंस हो जाती है, ज़्यादा सघन हो जाती हैं, तो तीव्रता बढ़ जाती है। तो इसीलिए तीव्रता बढ़ाने का काम इसने किया यहाँ पर, और इसका दूसरा भी काम है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू में जितनी बढ़ा सकता था बढ़ा ली। आई को चेंज कर नहीं सकता, ए में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। बी की वैल्यू मैंने इसकी हेल्प से थोड़ी बहुत बढ़ा दी है। अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन और है, टो की वैल्यू को मैं बढ़ाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। उनके लिए जो जो विकल्प हैं उन सबको देख रहे हैं। एक विकल्प अभी मेरे पास ये और बच रहा है कि कैसे भी करके मैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ा के मैक्सिमम कर लूँ। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, है ना। और वो भी कब होगी? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। और अगर आपको याद हो कि इस फॉर्मूले में थीटा क्या है, तो थीटा जो है वो कॉइल के क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है। ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तब मैं कह सकता हूँ कि टो की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि कॉइल का जो प्लेन है, कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो कुंडली ऐसे होनी चाहिए,
तो थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा किन किन के बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना। यानी कि हमारे पास जो कॉइल है उसका तल मैग्नेटिक फील्ड के समांतर रहना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। और वो व्यवस्था क्या होगी, सिद्धांत के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम केवल प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं। सारे विकल्पों पे आखिर चर्चा कर चुके हैं कि टो की वैल्यू मैक्सिमम कैसे कैसे करी जा सकती है। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी ना तो टो की वैल्यू अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगी। उसके लिए जो व्यवस्था होगी आगे चल के पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो हमने अभी देखा कि टो की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तब साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 हो जाएगी। अब टो की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, NIAB। इतना मैक्सिमम टॉर्क इस कॉइल पर लग रहा है और इस टॉर्क की वजह से, इस बल आघूर्ण की वजह से कुंडली घूमना स्टार्ट कर देगी। पहले कुंडली ऐसे थी, मान लो ये जब बल आघूर्ण लगेगा तो ये बल आघूर्ण कुंडली को ऐसे करके घुमाने लग जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये कुंडली घूमना स्टार्ट होती है, ये वाला जो वायर था फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर से जो हमने कुंडली को लटकाया हुआ था, अब उस वायर में ऐंठन उत्पन्न होगा। ऐंठन में और घूमने में डिफरेंस है। अगर मैं ये कहता ना कि तार, ये जो मैंने फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार जो ऐसे करके लटका रखा था, इसमें नीचे कॉइल लगी हुई थी यूँ करके, ये जब कॉइल यूँ करके घूम रही है तो ये जो सिरा था ऊपर वाले तार का, ये तो मैंने एकदम दृढ़ आधार से फिक्स कर रखा है, एकदम ये नहीं घूमना है। और नीचे वाले सिरे को ये कुंडली ऐसे ही घुमा रही है, तो नीचे वाला सिरा घूम रहा है और ऊपर वाला जो सिरा है वो फिक्स है। तो इसका मतलब तार में ऐंठन उत्पन्न होगा, है ना। तो ये चीज़ तो हो गई ऐंठन। घूमने का मतलब ये है कि ऊपर वाला सिरा भी घूमता रहे ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे घूम रही है तब तो मैं कहूँगा कि ये वायर जो है, ये जो तार है फॉस्फर ब्रॉन्ज का, ये घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला सिरा एकदम चिपका हुआ है, दृढ़ आधार से हमने वेल्डिंग कर रखी है इसकी तो। और नीचे वाले सिरे को हमने इसके साथ में वेल्ड कर रखा है, इसके साथ में जॉइंट कर रखा है फ्रेम के साथ में। तो जब फ्रेम घूमेगा तो फ्रेम के साथ में ये वाले सिरे को भी घूमना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले सिरे को हम घूमने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगा, टॉर्सन उत्पन्न होगा इस तार में। और उस ऐंठन की वजह से ये जो तार है वो इस कॉइल के घूमने का विरोध करने लग जाएगा। बड़ी कॉमन सी बात है कि किसी भी चीज़ को जब हम ऐसे करके मरोड़ते हैं, ऐंठते हैं, तो वो वापस विपरीत दिशा में एक टॉर्क लगाती है, इसको वापस घुमाने का प्रयास करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि ये वाला जो तार था, जब इस तार को कॉइल यूँ घूमकर ऐंठने लग जाएगी तो ये तार इस कॉइल को घूमने से रोकना चाहेगा, उसके लिए विपरीत दिशा में एक टॉर्क लगाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तार है और ये जो नीचे स्प्रिंग है, इन दोनों का काम ही है कि जब ये कॉइल ऐसे करके घूमने लग जाती है तो इनमें कोई न कोई टॉर्सन, कोई न कोई ऐंठन उत्पन्न होता है और उस ऐंठन की वजह से ये इस कॉइल पर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क, एक बल आघूर्ण आरोपित करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब इस कॉइल पर अब दो तरह के बल आघूर्ण आरोपित हो रहे हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया है इस पर टॉर्क, और कितना लगाया है, तो इतना लगाया हुआ है। और दूसरा जो बल आघूर्ण लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, वो ये तार लगा रहा है। जब ये कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है तो फिर तार भी ऐंठन उत्पन्न होने लग जाता है उसमें, उसकी वजह से ये इसको विपरीत दिशा में घुमाने का एफर्ट करता है। तो इसने भी इस पर कोई न कोई बल आघूर्ण आरोपित किया और इस बल आघूर्ण को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। याद हो वो वाला बल आघूर्ण जो कोई वस्तु को वापस अपनी उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उस बल को प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण बोलेंगे। तो इस वायर के द्वारा इस कॉइल पर जो विपरीत दिशा में टॉर्क लगाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टो आर से, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो होता है ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये इस वायर के ऐंठन कोण पर डिपेंड करता है। अब ऐंठन कोण से क्या मतलब है, ऐंठन कोण से मतलब है कि ऊपर वाला जो सिरा था वायर का वो तो एकदम फिक्स है, नीचे वाले जो सिरे को इस कॉइल ने कितने एंगल से रोटेट कर दिया है, क्योंकि जब कॉइल घूमेगी तो निचले वाले सिरे को तो घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसके साथ में चिपका हुआ है। ऊपर वाला फिक्स कर रखा है हमने, वो नहीं। इसलिए आप इतना समझ लो कि वायर के ऊपर वाले सिरे के सापेक्ष निचला सिरा जितने एंगल से, जितने कोण से घूम जाता है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐंठन कोण, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से।
तो इस वायर ने कॉइल पर विपरीत दिशा में जो बल आघूर्ण, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण आरोपित किया है, ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण इस वायर के ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ टो आर प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ फाई को हम क्या बोलेंगे, ऐंठन कोण बोलेंगे। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टो आर इज इक्वल्स टू सी इंटू फाई, है ना। ये कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ना सी, इसको हम ऐंठन नियतांक बोलते हैं। और इस ऐंठन नियतांक सी की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए, सबके लिए अलग अलग होती है ना। किसी के लिए सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी के लिए सी की वैल्यू कम होगी। अब अगर मैं एक सुग्राही धारामापी बनाना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारा धारामापी ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध मापन करे, तो हमें पता है उसकी कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा घूमनी चाहिए। अब यहाँ कॉइल को इस डायरेक्शन में किसने घुमाना स्टार्ट किया था, ये वाले टॉर्क ने। और फिर इसका अपोज कौन करने लगा, विरोध कौन करने लगा, ये वाला टॉर्क, है ना। प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो इस तार ने लगाया है वो इसका विरोध कर रहा है, और ये वाला जो बल आघूर्ण है वो इसको यूँ करके घुमाना चाह रहा है। और हम भी चाहते हैं कि कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा घूमे, और ये चाहता है कि कॉइल ना घूमे, ये इसको वापस वहीं लाना चाहता है। अगर मैं कॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाना चाहता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये वाले बल आघूर्ण की वैल्यू कम से कम रहे, क्योंकि ये बल आघूर्ण जितना कम होगा ना, ये कॉइल हमारी उतनी ज़्यादा घूमती चली जाएगी। तो टो आर की वैल्यू कम करने के क्या विकल्प मेरे पास हैं, क्योंकि टो आर बराबर है सी इंटू फाई। तो या तो मैं सी की वैल्यू कम करूं कैसे भी, या फिर मैं फाई की वैल्यू कम कर सकता हूं। लेकिन फाई को कम ज़्यादा करना तो मेरे हाथ में ही नहीं है भाई। जब कॉइल घूमती है तो इसमें ऐंठन उत्पन्न होता है, और ऐंठन कोण को ही तो हम बोल रहे हैं फाई। तो ये तो जितनी ज़्यादा कॉइल घूमती चली जाएगी, फाई की वैल्यू तो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसको तो मैं वैसे भी कम नहीं कर सकता। तो फिर मैंने क्या है कि कोई ऐसा मटेरियल लिया इस वायर के लिए जिसकी सी की वैल्यू कम होती हो, यानी हमने कोई ऐसा पदार्थ लिया है जिसका ऐंठन नियतांक कम होता हो, और साथ ही साथ उसको चालक भी होना चाहिए। क्यों चालक होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई कुचालक मटेरियल ले लूँगा तो करंट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो ये दोनों बातें हमें फॉस्फर ब्रॉन्ज में बड़े आराम से मिल गई हैं कि फॉस्फर ब्रॉन्ज जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है ना, उसके लिए ऐंठन नियतांक की वैल्यू भी कम होती है उसमें, और वो मटेरियल जो होता है वो कंडक्टर भी होता है, चालक भी होता है। तो यहाँ से करंट आराम से कॉइल तक भी पहुँचेगा। इसलिए हमने यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार का यूज किया होता है, ठीक है ना। तो ये सी की वैल्यू हमारी समझ में आ गई कि हमें कोई ऐसा मटेरियल लेके चलना है जिसका ऐंठन नियतांक कम होता हो। अब देखो, ये वाला जो बल आघूर्ण है ना, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है ऐसे, और ये वाला ऐसे करके घुमा रहा है। हम चाहते हैं कि कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा घूमे। तो शुरुआत में हम देख रहे थे कि टो आर की वैल्यू स्टार्टिंग में रही होगी 0। कब स्टार्टिंग में 0 रही होगी, जब तक कॉइल ने घूमना स्टार्ट नहीं किया था तब तक फाई की वैल्यू 0 थी, कोई ऐंठन ही उत्पन्न नहीं हुआ था। तो पहले इस तार ने इस कॉइल पर कोई प्रत्यानयन बल आघूर्ण आरोपित नहीं किया था, और ये वाला बल आघूर्ण तो लग रहा था, है ना। यानी कि टो मैक्सिमम की वैल्यू कोई ना कोई अच्छी खासी थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। लेकिन जैसे जैसे कॉइल घूमती चली जा रही है वैसे वैसे फाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और फाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो टो आर की वैल्यू भी ऊपर आती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों टॉर्क, दोनों बल आघूर्ण जो है वो इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और जब ये समान हो जाएंगे तो हम ऐसा बोल देंगे कि अब हमारी कॉइल जो है वो संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था कब प्राप्त होती है, जब ये वाला बल आघूर्ण बढ़ते बढ़ते इस वाले बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि संतुलन की अवस्था में टो मैक्सिमम इज इक्वल्स टू टो आर, है ना। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 थी, लेकिन बढ़ती जा रही थी ऐंठन बढ़ते जाने पर, और बढ़ते बढ़ते जब इसके बराबर हो गई है तो हमें संतुलन की अवस्था प्राप्त हो गई है। संतुलन की अवस्था में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब और आगे कॉइल का घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इसको इधर घुमाना चाह रहा था और जो इसको इधर घुमाना चाह रहा था वो दोनों बराबर हो गए। तो ना तो कोई इधर घुमा पाएगा ना कोई इधर घुमा पाएगा, बैलेंस हो गई ये कॉइल। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों ही बल आघूर्ण जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इनकी वैल्यू मैं उठा के रख लेता हूँ, NIAB इज इक्वल्स टू C फाई। और यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ तो ये कितनी आएगी, C/NAB इंटू फाई। ये ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखा हुआ है ना, ये पूरा ही कांस्टेंट है,
देखें C ऐंठन नियतांक है, हमने इसको पहले से ही कांस्टेंट बोल रखा है ना। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या है कॉइल में, वो भी कांस्टेंट रहेंगे। A एरिया है कॉइल का, वो भी कांस्टेंट है। B मैग्नेटिक फील्ड जो इन दोनों ने बना दिया एक बार, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरा कांस्टेंट है। एक तो इस इक्वेशन का यूज हम आगे चल के करेंगे, इसमें भी ये जो C/NAB है ये कांस्टेंट है पूरा। तो C/NAB को मैंने अपनी तरफ से स्मॉल k मान लिया और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, है ना। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ फिर स्मॉल के, यानी कि I इज इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू फाई, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ I प्रोपोर्शनल टू फाई। यानी कि हमें दिख रहा है कि कोई भी कॉइल में, या फिर ऐसे कहें कि कोई भी धारामापी में जो विक्षेप आता है, फाई क्या है यहाँ पर, विक्षेप। विक्षेप से मेरा मतलब है कि कॉइल कितना घूम गई है, कॉइल जितना घूम गई है उतना ही तो ऐंठन उत्पन्न होगा तार में, है ना। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कॉइल फाई कोण से घूम गई है तो निचला सिरा भी फाई कोण से घूम जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ऐंठन कोण। तो किसी भी कॉइल का जो विक्षेप होता है, विक्षेप से मतलब कोण के रूप में माप रहा हूँ कितने एंगल पे ये घूम गई है, वो विक्षेप बोला जा रहा है यहाँ पर। किसी भी कॉइल का जो विक्षेप होता है ये उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी कॉइल उतना ज़्यादा घूमेगी, जितनी कम धारा प्रवाहित होगी कॉइल उतना कम घूमेगी। यही वजह है कि जब कॉइल का स्केल बनाया जाता है या जब धारा मापी का स्केल बनाया जाता है तो उस स्केल पर जो पार्टीशन किया जाता है, जो अंशांकन किया जाता है, यानी कि जो खाने बनाए जाते हैं वो बराबर बराबर लेंथ के बनाए जाते हैं, यानी एक समान अंशांकन करते हैं। क्यों करते हैं एक समान? क्योंकि विक्षेप जो है वो धारा के समानुपाती है। पहले अगर विक्षेप इतना आ रहा था, धारा को डबल कर दूंगा तो विक्षेप डबल हो जाएगा, 3 गुना कर दूंगा तो विक्षेप भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसीलिए स्केल पर जो अंशांकन किया जाता है, जो भाग बनाए जाते हैं वो बराबर बराबर लंबाई के बनाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में हमने एक जगह डिस्कस किया है ना कि धारामापी की सुग्राह्यता ज़्यादा हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उस पर जो बलागुण लगता है वो अधिकतम होना चाहिए। और बलागुण को अधिकतम करने के लिए हमने क्या किया था, थीटा की वैल्यू 90 रखी है। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कैसे होती है, तो जो कुंडली हम यूज कर रहे हैं, है ना, इस कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए, तब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने के लिए या फिर कुंडली का तल हर कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कैसे रह सकता है, यानी कि स्टार्टिंग में मान लो ये है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और ये है उस कुंडली का तल, तो अभी तो दोनों समांतर हैं, लेकिन कुंडली तो घूमती है, और जैसे ये कुंडली घूमेगी तो अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 नहीं रहेगा। यानी अभी एंगल 90 था, यानी अभी तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था, अब समांतर नहीं रहेगा, और बदल गया और बदल गया। और जब ये थीटा ही 90 नहीं रहेगा तो बलागुण मैक्सिमम कहाँ रहेगा, और हम हर कंडीशन में बलागुण को मैक्सिमम रखना चाहते। तो टॉर्क को मैक्सिमम रखने के लिए हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हर सिचुएशन में, चाहे कॉइल ऐसे हो, चाहे यूँ घूम जाए, चाहे और घूम जाए, हर सिचुएशन में कॉइल का तल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए। तो उसके लिए ही ये दोनों चुंबकीय ध्रुव जो हमने लिए हैं वो समतल न लेकर उनको अवतल आकृति का लिया है। अब अवतल आकृति के लेने से कैसे ये तल इसका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा वो अभी डिस्कस करते हैं। देखो ये जो सामने से मैंने आपको फिगर दिखाया हुआ, अगर इसको ऊपर से देखा जाए, है ना, अभी तो आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों जो मैंने आपको दिखाए हैं ना मैग्नेटिक पोल, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ऊपर वाला भाग इसका ये दिख रहा है और उधर वाले का ये केवल ऊपर वाला हिस्सा आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ये दोनों ऐसे दिखेंगे। ये मान लो N पोल है इसका और ये S पोल है। अच्छा, ये जो आयताकार फ्रेम था जिस पर हमने कॉइल को लपेटा हुआ है, वो फ्रेम की केवल ये ऊपर वाली पतली सी भुजाई दिखेगी हमें, किसी न किसी डायरेक्शन में घूमी हुई है ना, ऊपर से देख रहे हैं तो केवल ऊपर वाली भुजा दिखेगी, ना कि पूरा फ्रेम नीचे दिखेगा। तो ऊपर वाली भुजा मुझे ऐसे करके दिख रही है, कुछ किसी न किसी एंगल पर घूम रखी होगी, मैंने घूमी हुई दिखाई है तुम्हें ये, और इसमें कुछ न कुछ फेरे भी हैं तांबे के तार के, तो वो फेरे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये कॉइल दिखेगी। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों जो फ्रेम हैं,
ये दोनों जो हमने मैग्नेटिक पोल ले रखे हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, और ये जो फ्रेम था ये वाला वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अच्छा ये जो कोर है, ये जो बेलनाकार करोड़ है वो कैसी दिखेगी, तो बेलनाकार करोड़ का केवल ऊपर वाला सरफेस ही हमें दिखेगा जो कि सर्कुलर है, यानी कि वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। ये व्यवस्था हमें दिखेगी जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी। अब देखते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, क्योंकि हम जब भी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं तो रेखाओं के रूप में दिखाते हैं और उनको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण होता है कि वो हमेशा जिस सरफेस से निकलती हैं और जिस सरफेस पर जाकर मिलती हैं उन पर हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलती या निकलती हैं, है ना। हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत निकलती हैं सरफेस से, आगे जाके भले कैसे भी मुड़ें लेकिन जहाँ मिलेंगी तो फिर से लंबवत मिलेंगी। तो ऐसे ही एन पोल से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकली होगी, क्योंकि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं वो एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ चलती हैं। इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एक दो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ कि जब भी निकलेंगी तो लंबवत निकलेंगी। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और यूँ चलते चलते सीधी यूँ निकल जाएगी, आगे वाले सरफेस पर भी लंबवत ही जाके मिली है। यहाँ से ऐसे करके निकली है और यहाँ जाके लंबवत मिल गई, ठीक है। इसके अलावा एक और लेके चल रहा हूँ, मान के चले मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये वाली। यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी वो सीधी ऐसे नहीं निकलेगी, है ना, क्योंकि लंबवत निकलना है। और लंबवत का मतलब ये देखो वृत्ताकार है, और वृत्ताकार है तो क्या त्रिज्या के अनुदिश निकलेगी, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है। तो यहाँ से जो रेखा निकलेगी वो ऐसे सीधी ना निकलकर वो ऐसे निकलेगी यूँ, इस तरह से, और आगे तक नहीं जाएगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण ये भी है कि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती। अगर मैं इस रेखा को यूँ सीधे बढ़ाते चले आऊँगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, तो ये काटती नहीं है। ये वाली जो रेखा है ये यहाँ तक तो एकदम सीधी आएगी। क्यों सीधी आएगी, क्योंकि आगे जाके जिस सतह पर मिलने वाली है वहाँ भी तो परपेंडिकुलर ही मिलेगी, वहाँ भी तो लंबवत ही टकराना है इसको, तो उसके लिए तो ये सीधी आई है। अब इसके अंदर जाके ये मुड़ेगी और मुड़ने के बाद फिर कुछ ऐसे करके यहाँ से निकलेगी ऐसे। वो अंदर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आपको डॉट डॉट करके दिखा सकता हूँ। ऐसे करके यहाँ से ये रेखा यूँ आई है, काटेगी नहीं बल्कि यूँ मुड़ के ऐसे करके यूँ निकली फाइनली, है ना। ऐसे ही एक रेखा अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, ये रेखा ऐसे जा रही थी यूँ करके, यहाँ तक चलती आएगी ऐसे करके सीधी आएगी, उसके बाद फिर अंदर जाके मुड़ेगी और फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ जाके मिलेगी, क्योंकि दो रेखा कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को, और जब भी जहाँ से निकलती हैं, जहाँ मिलती हैं वहाँ पे लंबवत निकलती मिलती हैं, तो लंबवत निकल रही हैं और फिर लंबवत मिलती भी हैं और काट भी नहीं रही हैं। ऐसे ही एक रेखा जो यहाँ से आ रही होगी वो यूँ करके आएगी, लंबवत आना है, लंबवत तभी तो होगी जब ये त्रिज्या की तरह नीचे की तरफ आए, और फिर अंदर मुड़ने के बाद में फिर ऐसे करके निकल जाएगी, है ना। ऐसे ही जो रेखा यहाँ से निकल रही होगी वो ऐसे करके आएगी एकदम सीधी, और उसके बाद फिर मुड़ के फिर ऐसे चली जाएगी। तो ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हो ना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यीय, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेडियल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोल रहे हैं हम इसको त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं करके बढ़ा दूं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये एक सर्कल जैसा कंप्लीट हो जाएगा। और जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये सब इसकी रेडियस का काम कर रही हैं, उसकी त्रिज्या का काम कर रही हैं, इसीलिए ऐसे वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। और अब देखते हैं कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में क्या कॉइल का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, क्योंकि वो हमें समांतर रखना है, तभी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनती है। तो देखो अभी जब ये कॉइल ऐसे करके है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के समांतर है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना हुआ, ये रेखा ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे करके, तो अभी भी थीटा 90 है। अगर ये लूप थोड़ा सा घूम जाता है, ये कुंडली थोड़ी सी अभी ऐसे थी, घूम के मान लो यूँ हो जाए ऐसे करके, तो अब इस रेखा के समांतर बनी रहेगी।
और थोड़ी सी घूम जाती है, लूप अगर ऐसे कुंडली ऐसे हो जाती है तो ये वाली रेखा के समांतर बनी रहेगी। इसका मतलब ये चाहे ऐसे हो या ऐसे रहे या ऐसे रहे या किसी भी डायरेक्शन में घूमती रहे, हर कंडीशन में इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रहेगा। और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनी रहेगी, और 90 डिग्री बनी रहेगी तो टो की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, जो कि हमें चाहिए तारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। तो एक जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा था ना इसकी कंस्ट्रक्शन में, कि ये जो दोनों चुंबकीय ध्रुव लिए जाते हैं वो अवतल आकृति के लिए जाते हैं। क्यों लेते हैं वो आपके समझ में आ गया, क्योंकि अवतल दूंगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय बनेगा, और वो बनाना जरूरी है। और इसका दूसरा फंक्शन भी हमारे समझ में आ गया। एक यूज क्या था, इसने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई थी, और दूसरा इसने चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय रखने में भी तो हेल्प करी है। देखो यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा क्यों आती थी, इसकी वजह से आती थी। ये नहीं होता तो ये यहीं कहीं से ऐसे करके मुड़ रही होती, तो फिर से दिक्कत आने लग जाती, थीटा 90 नहीं रहता। तो ये बातें होगी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की। अब थोड़ी इसकी वर्किंग की तरफ चलते। तो वर्किंग से अपना मतलब है कि ये जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके द्वारा हम विक्षेप का मापन कैसे करते हैं, है ना, कि इसका कितना विक्षेप आ रहा है जब इसमें कोई करंट फ्लो करते हैं। तो उस विक्षेप का मापन करने के लिए हमें एक व्यवस्था अलग से बनानी पड़ती है, इसके अलग से। और उस व्यवस्था, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैंप स्केल व्यवस्था, लैंप स्केल अरेंजमेंट। और वो मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है कि एक इसमें सीधा सा बड़ा सा स्केल लिया जाता है, उसके पास में ही एक स्टैंड की हेल्प से एक लैंप यानी कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का एक स्रोत है, ये फिट कर दिया जाता है स्टैंड पर ही। और स्टैंड पर ही हमने इसके बराबर में एक इस तरह से स्केल लगा रखा होता है ना। तो ये हो गया लैंप, प्रकाश का स्रोत है, और ये क्या है, ये स्केल है। और ये सब किसके सामने रखे जाते हैं, तो ये दर्पण मैंने आपको दिखाया था ना, इसके जस्ट सामने होते हैं। अगर ये दर्पण यहाँ पर है तो सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, ताकि इससे चलने वाला प्रकाश या प्रकाश किरणें सीधी इस दर्पण पर आपतित हों। अभी मैंने आपको ये दर्पण जो ऐसे करके रखा हुआ है ना, ये पूरी व्यवस्था मैंने यूँ दिखाई है, जो ऐसे करके यहाँ लैंप था ये, और ये सामने दर्पण है ऐसे करके, ये पूरी व्यवस्था मैं आपको यूँ दिखा रहा हूँ, इसलिए वो आपको दर्पण अभी अंडाकार ऐसे दिख रहा है। देखो, जब तक इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी ना, तब तक कुंडली किसी भी डायरेक्शन में घूमेगी नहीं, और जब तक कुंडली नहीं घूमेगी तब तक इसके पास में चिपका हुआ दर्पण जो है वो एकदम ऐसे करके सीधा बना रहेगा। यानी इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो अभिलंब होगा दर्पण का, वो ऐसे करके रहा होगा, ठीक है ना। तो देखें, जब इसमें से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, दर्पण से टकराएगी और उसी रास्ते पर वापस लौट के आ जाएगी ऐसे करके, क्योंकि ये इसका अभिलंब है। अभी जब तक दर्पण घूमेगा नहीं तब तक ये वाली किरण जो ऐसे करके जाएगी वो लंबवत टकराएगी दर्पण से, और जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पे लंबवत टकराती है, समतल दर्पण पे, तो उसी मार्ग में लौट के आ जाती है वापस। तो ऐसे गई और ऐसे लौट के आ गई। यानी कि अभी तक हमें स्केल पर किसी भी डायरेक्शन में कोई विक्षेप नहीं मिला है, जहाँ से प्रकाश गया था वहीं पर लौट के आया है, ना कि किसी दूसरी जगह पहुँचा है। अब क्या करते हैं कि अब हम इस धारामापी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको परिपथ में जोड़ेंगे वैसे ही कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, बल आघूर्ण लगेगा इस पर, और कॉइल जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में थोड़ी बहुत घूम जाएगी। जैसे ही ये घूमती है, क्योंकि ये दर्पण काफ़ी नीचे लगाया हुआ है, यानी कि इस कॉइल के जस्ट पास में लगाया हुआ है, तो जितनी ये कॉइल घूम जाएगी किसी डायरेक्शन में, लगभग उतना ही ये दर्पण भी मूव कर जाएगा ऐसे करके। अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये वाली जो कॉइल है वो फाई एंगल से घूम गई है ना, फाई कोण से घूम गई है, तो ये दर्पण या फिर तार में ऐंठन भी फाई का ही आएगा, यानी कि ये दर्पण भी फाई कोण से ऐसे करके घूम जाएगा। और जब दर्पण फाई कोण से घूमेगा तो इसका जो अभिलंब था, इसका जो नॉर्मल था, वो भी उतने ही एंगल से घूम जाएगा, है ना, जितने एंगल से दर्पण घूमेगा। तो जो अभिलंब पहले ऐसे करके था, वो अभिलंब दर्पण का अब कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दर्पण पहले जैसा था अब वो थोड़ा सा घूम चुका है, ऐसा हो गया है। तो इसका अभिलंब भी अब बदल के इस सिचुएशन में आ चुका है। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका अभिलंब है, ये है ना नॉर्मल। तो अब जो प्रकाश किरण यहाँ से निकल के जाएगी, जो प्रकाश पुंज यहाँ से निकल के जा रहा है ऐसे करके, अब ये क्या है, लंबवत नहीं टकरा रहा है दर्पण पे। अब अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोई न कोई कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, जितने कोण से ये दर्पण घूम गया था, कितने से घूमा है, फाई से, तो फाई एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में।
तो आपतित किरण अगर फाई कोण बना रही है तो परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौटेगी, यानी कि ये वाला कोण भी कितना होगा, फाई। और ये वाली प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज यहाँ आके टकराएगा दर्पण पे, ये वाला हिस्सा दर्पण का चमकने लग जाएगा। तो हम कह देंगे कि इतना विक्षेप आया है कॉइल में, इतना विक्षेप है जो हम स्केल पे माप रहे हैं। विक्षेप तो कॉइल में आया है, लेकिन उसके विक्षेप को, उसके डिफ्लेक्शन को हम यहाँ स्केल पे माप रहे हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक गिन लिया जो भी खाने होंगे इसमें कि इतने खानों का विक्षेप आ रहा है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में इस तरह से डिफ्लेक्शन का मापन किया जाता है। उसके अंदर मापन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हमें अलग से लैंप स्केल व्यवस्था बनानी पड़ती है, फिर स्केल पर रीडिंग लेते कि कितने खानों का विक्षेप आ रहा है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये कोण फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई ही बनेगा, तब ये जो पूरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 2 फाई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको मान के चल रहा हूँ डी, ये करीब 1-1.5 मीटर रखी जाती है प्रैक्टिकली ये, है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस आई होगी उसको मैं स्मॉल डी मान के चल रहा हूँ। देखो ये वाली जो डी डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि विक्षेप कम आए ज़्यादा आए, कॉइल कम घूमे ज़्यादा घूमे, उससे इस डिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो जहाँ हमने स्टैंड पे फिक्स कर रखे हैं ये तो वहीं की वहीं पड़े हुए हैं। ये विक्षेप थोड़ा इधर उधर हो सकता है जब ये दर्पण ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल डी कैपिटल डी जरूर कांस्टेंट है। इस फिगर में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, तो इस फॉर्मूले से एंगल जो बन रहा है ये पूरा, ये कितना बन रहा है, 2 फाई। चाप कितना है इसके लिए, स्मॉल डी, है ना, और त्रिज्या ये काम करेगा कैपिटल डी। अब यहाँ से अगर मैं स्मॉल डी, क्योंकि विक्षेप यही तो है, यहाँ पर अगर मैं विक्षेप पढ़ूंगा कि कितना आ रहा है तो स्मॉल डी आ रहा है। अगर इस विक्षेप को मैं यहाँ मापूँ, ये इसकी वैल्यू निकालूँ तो d इज इक्वल टू 2 फाई डी, है ना, 2 फाई डी। देखें 2 कांस्टेंट है और d कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ स्मॉल डी प्रोपोर्शनल टू फाई। और अगर आपको याद हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जगह डिस्कस किया था ना, i प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि d फाई के समानुपाती है और फाई i के समानुपाती है। तो मैं कह सकता हूँ d प्रोपोर्शनल टू i। मतलब कहने का ये है कि इस स्केल पर ये जो विक्षेप आएगा वो इस धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ये जो प्रकाश की किरण थी ये उतनी ज़्यादा दूर जाके मिलेगी, यानी विक्षेप उतना ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि इसका जो विक्षेप है, स्केल पर जो विक्षेप मिल रहा है वो धारा के समानुपाती है। धारा आधी कर दूंगा तो विक्षेप आधा हो जाएगा, धारा 1/4 कर दूंगा तो विक्षेप 1/4 हो जाएगा, डबल कर दूंगा तो विक्षेप भी डबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम जो खाने बनाएंगे ना इस स्केल पर, वो बराबर बराबर दूरी पर बनाएंगे। ऐसे क्यों बराबर बराबर दूरी पर बनाएंगे? क्योंकि धारा आधी करने पर विक्षेप आधा तभी तो होगा जब हम खाने बराबर बराबर लेके चलेंगे। जैसे मान लो अभी 10 खानों का विक्षेप आ रहा है, अगर धारा आधी कर दूंगा तो 5 खानों का हो जाना चाहिए, और 5 खानों का मतलब ठीक बीच में आना चाहिए, और ठीक बीच में तभी तो आएगा जब ये सारे खाने मैंने बराबर बराबर के लिए होंगे। ऐसा ही उधर और ऐसा ही इधर लेते हैं। और सेंटर में यहाँ जो रखा जाता है वो 0 रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अंशांकन कर सकते हैं 10, 20, 30, ऐसे इधर भी 10, 20, 30, इस तरह से स्केल पर रीडिंग ली जाती है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अब इसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, उनको और एक बार जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी, यानी कि धारा सुग्राह्यता, है ना। धारा सुग्राह्यता किसको बोलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। धारा सुग्राह्यता को अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग लेके चलें तो आप ऐसे समझें कि कोई भी धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप आता है उसे हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। एकांक धारा प्रवाहित करने पर, है ना, जो भी विक्षेप आएगा उसको हम बोलेंगे इसकी धारा सुग्राह्यता। सपोज करो मैंने इसमें आई धारा प्रवाहित करवाई है और वो आई धारा प्रवाहित करने से इसकी कुंडली फाई कोण से घूम गई है, यानी विक्षेप अगर मैं कोण में लेके चल रहा हूँ ना तो फाई कोण का विक्षेप आया है। आई धारा प्रवाहित करने से अगर इसमें फाई विक्षेप आ रहा है तो एकांक धारा प्रवाहित करने से विक्षेप कितना रहा, फाई अपॉन आई।
और एकांक धारा के कारण उत्पन्न होने वाले विक्षेप को तो बोलते ही हैं धारा सुग्राह्यता। इसका मतलब यही धारा सुग्राह्यता है। धारा सुग्राह्यता को हम प्रदर्शित करते हैं एस और सफिक्स में आई। तो ये धारा सुग्राह्यता के लिए एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक अगर मैं विक्षेप को कोण में माप रहा हूँ ना कि 40 डिग्री घूम गई है, 50 डिग्री घूम गई है, अगर मैं विक्षेप को कोण में माप रहा हूँ तो ऊपर रेडियन नीचे एम्पियर है ना, रेडियन प्रति एम्पियर। नहीं तो ज़्यादातर विक्षेप को कोण में न माप कर खानों की संख्या के रूप में मापा जाता है, यानी स्केल पर कितने खानों के बराबर विक्षेप आ रहा है। धारा मापी में हम कभी कोण में नहीं मापते हैं, हम तो केवल उसके स्केल पर देखते हैं कि जो पॉइंटर है, जो संकेतक है, वो 10वें खाने पर है कि 15वें खाने पर है। तो हम भागों की संख्या के रूप में मापते हैं, यानी डिवीजन में मापते हैं, कितने भाग, कितने खानों का, कितने डिवीजन का विक्षेप आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो इसका प्रचलित मात्रक यूज किया जाता है वो है डिवीजन, यानी भाग प्रति एम्पियर, है ना। या तो हम इसका मात्रक यूज कर सकते हैं रेडियन प्रति एम्पियर, या फिर ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो भाग प्रति एम्पियर यानी डिवीजन प्रति एम्पियर। प्रिंसिपल जब हम इसका डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ एक इस तरह का फॉर्मूला आया था कि I इज़ इक्वल्स टू C अपॉन NAB, है ना, इंटू फाई, और इसको हमने स्मॉल k माना था जिसको परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। ये I की वैल्यू जो आ रही है इसको मैं इसकी जगह रख देता हूँ, तब SI दूसरे फॉर्म में मिल जाएगा हमें, क्या है, फाई अपॉन C अपॉन NAB, है ना, इंटू फाई। तो फाई से फाई कैंसिल, NAB ऊपर जाएगा, यानी SI इज़ इक्वल्स टू NAB अपॉन C, है ना। या फिर क्योंकि C अपॉन NAB को मैंने स्मॉल k बोला हुआ था परिवर्तन गुणांक, तो फिर मैं इसको 1 अपॉन k लिख सकता हूँ, यानी इसी को दूसरे रूप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन k। ये हो गई धारा सुग्राह्यता। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन इसकी लेके चलते हैं, जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि वोल्टता सुग्राह्यता, है ना, वोल्टता सुग्राह्यता। वोल्टता सुग्राह्यता की डेफिनेशन सेम लगभग ऐसी रहेगी। अभी तो हमने इसके बारे में क्या बोला था कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप आता है उसको हम बोलते हैं धारा सुग्राह्यता। वोल्टता सुग्राह्यता का मतलब ये होता है कि धारामापी के दोनों टर्मिनल्स के मध्य एकांक वोल्टेज अप्लाई करने पर, है ना, 1 वोल्ट का व्यवांतर अप्लाई करने पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो भी विक्षेप इस कुंडली में आएगा उसको हम बोलते हैं इसकी वोल्टता सुग्राह्यता, वोल्टेज सेंसिटिविटी। मान लो मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और उससे इसमें जो विक्षेप आया है वो फाई का विक्षेप आया है। V वोल्ट का व्यवांतर आरोपित करने पर विक्षेप कितना आया, फाई। तो एकांक आरोपित करने पर कितना आएगा, फाई अपॉन V। इसी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। SV से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। एक फॉर्मूला तो ये मिल गया हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यूनिट लेके चलूँ इसकी तो क्या आएगी, अगर एंगल कोण के रूप में ले रहा हूँ ना विक्षेप को तो आएगी रेडियन प्रति वोल्ट। और अगर मैं विक्षेप को भागों की संख्या के रूप में माप रहा हूँ, खानों की संख्या डिवीजन कितने, तो फिर आएगी डिवीजन प्रति वोल्ट, है ना। नॉर्मली इसी का यूज करते हैं। इसको फिर से अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ कहता है V इज़ इक्वल्स टू I R। R क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ रेजिस्टेंस किसका, धारामापी का। धारामापी का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से। अगर इसके सिरों पर हमने V वोल्ट का व्यवांतर लगाया है और उससे इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ V इज़ इक्वल्स टू IG। धारामापी के प्रतिरोध को G से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, धारामापी में कौन लगाता है प्रतिरोध, तो देखो यहाँ से धारा चलना स्टार्ट हुई है, जब ये इस कॉइल में घूमने लग जाएगी, तो बेशक हमने कॉपर का वायर यूज किया है लेकिन काफ़ी लंबा वायर है, तो लंबाई जितनी ज़्यादा होती है R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी क्या प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा आएगा। बेशक रो की वैल्यू कम होती है कॉपर के लिए, तो काफ़ी लंबा तार होता है कुंडली में, इसीलिए इसका भी ठीक ठाक प्रतिरोध हो जाता है। इसी के प्रतिरोध को, कुंडली के प्रतिरोध को ही हम बोलते हैं धारामापी का प्रतिरोध, उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V की जगह मैं लिख सकता हूँ IG, रख दें यहाँ पर V की वैल्यू, इसलिए SV इज़ इक्वल्स टू फाई अपॉन V की वैल्यू I इंटू G, और I की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, I इज़ इक्वल्स टू C अपॉन NAB इंटू फाई।
आई इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई, वो वैल्यू इसकी जगह रख लेते हैं, तब एस वी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई एरा सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई और इंटू जी। तो देखें फाई से फाई कैंसिल हो गया है ना, क्या रहा एस वी इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा यानी कि एन ए बी अपॉन सी, ये आ जाएगा है ना, इंटू 1 अपॉन जी। और एन ए बी अपॉन सी क्या है, तो ये देखिए एन ए बी अपॉन सी क्या है, एस आई। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो यहीं छोड़ दें या फिर इन दोनों में रिलेशन दिखा सकते हो, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी इन दोनों में, एस वी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आई लिख सकता हूँ। तो एस वी इज इक्वल्स टू एस आई अपॉन जी, ये इन दोनों में रिलेशन हो गया। अब तीसरी डेफिनेशन इसकी रहेगी धारा मापी का दक्षतांक, है ना, दक्षतांक यानी इफिशियंसी कोफिशिएंट, है ना। दक्षतांक से अपना क्या मतलब होता है, देखो दक्षतांक जो है वो धारा सुग्राह्यता का जस्ट अपोजिट है। धारा सुग्राह्यता में हम क्या बोला करते थे कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप आता है उसको हम बोलते हैं धारा सुग्राह्यता। दक्षतांक का मतलब होता है कि एकांक विक्षेप के लिए, धारामापी की कुंडली में एकांक विक्षेप के लिए जितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ती है उसे हम धारामापी का दक्षतांक बोलते हैं। मान लो मैंने इसमें आई धारा प्रवाहित करवाई है और उससे फाई विक्षेप आया है, यानी फाई विक्षेप के लिए मुझे कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ गई है, आई धारा। तो एकांक विक्षेप के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी भाई, फाई विक्षेप आता है कितनी धारा से, आई धारा से। तो एकांक विक्षेप कितनी धारा से आएगा, आई अपॉन फाई से। इसी को तो बोलते हैं दक्षतांक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, है ना। तो एक्स इज इक्वल्स टू आई अपॉन फाई, ये इसका फॉर्मूला। यूनिट देखें, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम्पियर प्रति रेडियन, है ना, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसको भागों के रूप में माप रहा हूँ तो एम्पियर पर डिवीजन। इसको और दूसरे रूप में लिखेंगे, देखो आई की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, ये रही सी अपॉन एन ए बी, सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई, रख लें इधर। तो x इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई अपॉन फाई, फाई से फाई कैंसल, x इज इक्वल्स टू क्या रहा, c अपॉन एन ए बी, है ना, c अपॉन एन ए बी। और देखो एन ए बी अपॉन सी क्या था, एस आई, तो c अपॉन एन ए बी एस आई का उल्टा हो गया बिल्कुल, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस आई। तो ये इन दोनों में रिलेशन हो गया कि कोई भी धारामापी का जो दक्षतांक होता है ये उसकी धारा सुग्राह्यता का जस्ट अपोजिट होता है ना। ये जो पूरी कहानी कंप्लीट हुई है वो तो थी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की बातें सारी, है ना। अब इसके बाद में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कीलकित कुंडली धारामापी। कीलकित कुंडली धारामापी यानी कि पिवोटेड यानी कीलकित कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इस वाले गैल्वेनोमीटर से किन किन बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले मैं एक बार आपको उस पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन दिखा दूं, है ना, कि दिखने में बनावट में जो कीलकित कुंडली धारामापी है वो निलंबित कुंडली धारामापी से किन किन बातों में अलग है। पिवोटेड का मतलब होता है कि अब की बार हमने इसको कुंडली को लटकाने के बजाय दो नुकीले सिरों पर टिकाया हुआ है, दो कीलों के बीच में फंसा रखा है। ऐसे समझे जैसे मेरे पास में ये था आयताकार फ्रेम, है ना, जिस पर मैंने कॉइल को लपेटा था। तो उसमें से हमने क्या कर रखा है कि यहाँ से, अगर ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है तो एक यहाँ से पतली सी कील निकाली हुई है और दूसरी कील यहाँ से निकली हुई है, यानी कि इन्हीं कीलों को हम बोलते हैं पिवोट, इन्हीं को हम बोलते हैं कीलक। एक नुकीला सिरा यहाँ से निकला हुआ है, इसी के साथ में जॉइंट है, इसी के साथ में मान लो वेल्डिंग कर रखी है हमने, तो एक नुकीला सा सिरा पेच जैसा यहाँ से निकला हुआ है और दूसरा कीलक या नुकीला सिरा नीचे की तरफ निकला हुआ है। इस तरह का फ्रेम था जिस पर हमने तार को लपेट कर कुंडली बनाई है। तो वो फ्रेम में पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये है एल्यूमिनियम का वो फ्रेम, कुछ इस तरह से, है ना। इसमें से
एक नुकीला सिरा ऊपर की तरफ निकला हुआ और एक इसमें से नुकीला सिरा जो है वो नीचे की तरफ निकला हुआ है। अच्छा, और इस पर हमने फिर कॉपर का वायर लपेट कर और बना रखी है कुंडली। तो ये कॉपर का वायर लपेट दिया, उसके कुछ फेरे दिख रहे हैं हमें ये ऐसे करके, ठीक है। इसमें से एक नुकीली कील पिवोट नीचे निकला हुआ और एक ऐसा ही नुकीला कीलक जो है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ है। इन दोनों कीलकों को हम दो दृढ़ आधारों के बीच में फंसा देते हैं, यानी एक रिजिड बेस ये है ऊपर और दूसरा रिजिड बेस जो है वो ये है नीचे। ऐसे करके हमने इन दोनों को फंसा रखा है। ये ध्यान रखना कि दोनों कीलक जो हैं इस फ्रेम के साथ में अटैच्ड हैं, इसके साथ में जुड़े हुए हैं। फ्रेम घूमेगा तो कीलकों को भी घूमना ही पड़ेगा क्योंकि इसके साथ में जॉइंट हो रखे हैं ये, है ना। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अच्छा ये वाले जो सिरे हैं, ये वाला सिरा वो केवल टिके हुए हैं इन फ्रेम पर, ये इनके साथ फ्रेम के साथ में जुड़े हुए नहीं है। मतलब ये जो दृढ़ आधार है ना इसके साथ में ये जुड़े नहीं है, केवल टिके हुए नुकीले ऐसे नीचे टिके हुए हैं और काफ़ी नुकीले हैं। तो ये आराम से घूम भी सकते हैं ऐसे ऐसे। ये नुकीला कीलक है, ये ऊपर आधार है, इस पर यूँ करके टिका हुआ है, ऐसे नीचे वाला भी टिका हुआ है, तो आराम से घूम सकते हैं, नुकीले हैं इसलिए। इसके अलावा मैंने क्या किया, यहाँ पर दो स्प्रिंग और ले रखी हैं कुछ इस तरह से। एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग यहाँ। अब ये अजीब तरह की थोड़ी सी स्प्रिंग जो दिख रही हैं, ये हमने जो स्प्रिंग बनाई है वो एक पतली सी मुलायम सी पत्ती ले रखी है और उस पत्ती का एक सिरा, पतली सी पत्ती है मेरे पास, उस पत्ती का एक सिरा मैंने कीलक के साथ में जॉइंट कर दिया कहीं भी, यहाँ पर अंदर है ना, यूँ जॉइंट किया, फिर यूँ घुमाया 4-5 बार ऐसे ऐसे करके, तो एक स्प्रिंग का छल्ला जैसा बन जाएगा। वो वाली स्प्रिंग मैंने आपको दिखा रखी है। या वो होती है ना बच्चों की खिलौने वाली जो कार होती है चाबी भरने वाली, अगर उसको अंदर से खोल के देखा जाए तो एक पत्ती ऐसे ऐसे घूमी रहती है जो स्प्रिंग का काम करती है। जब हम चाबी भरते हैं ना गाड़ी में, ऐसे करके ऐंठते हैं जब चाबी को, तो एक्चुअल में वो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो रहा होता है, वो सिकुड़ रही होती है। तो ऐसी ही हल्की हल्की दो स्प्रिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। इन दोनों स्प्रिंगों का एक एक सिरा तो इन कीलकों के साथ में जुड़ा होता है, बिल्कुल अटैच है, फिक्स है, और फिर मैंने इस पर यूँ करके लपेटा हुआ है 4-5 बार, है ना। दूसरे सिरे का संपर्क हमने यहाँ एक पेच से कर रखा है, ये एक पेच है। ऐसे ही इसके भी दूसरे सिरे का संपर्क मैंने दूसरे किसी पेच से कर रखा है, ये एक पेच हो गया। ये दोनों ही पेच जो हैं, एक को हम टर्मिनल T1 बोल देते हैं, दूसरे को टर्मिनल T2 बोलते हैं। यही धारामापी के दोनों टर्मिनल का कार्य करते हैं ना। जैसे कि ये वाले दोनों पेच कर रहे थे, ये T1 था, ये T2 था। इसके अलावा दोनों मैग्नेटिक पोल सेम ऐसे ही रख दिए जाते हैं। यहाँ भी एक मैग्नेटिक पोल रख दिया जाता है कुछ ऐसे ही। ये मान लो S पोल हो गया और इधर N पोल रखा हुआ है। दोनों की जो शेप रखी जाती है वो कॉनकेव रखी जाती है अवतल आकृति में। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि ये अवतल आकृति के क्यों लिए जाते हैं ना। ये N पोल हो गया। तो इतनी व्यवस्था तो लगभग सेम है। थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो ये था कि यहाँ तो हमने कॉइल को लटकाया होता है, दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हवा में लटकी रहती है कॉइल। यहाँ लटकी नहीं है, यहाँ पर दो आधारों के बीच में फंसी हुई है, टिकी है, दो कीलकों पर टिकी हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कीलकित कुंडली धारामापी, ठीक है ना। इसके अलावा इतनी व्यवस्था तो हमने इसकी देख रखी है। अगर मैं इसके सिद्धांत की बात करूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो प्रिंसिपल इसका था सेम वही प्रिंसिपल इसका है। यानी कि जिस सिद्धांत पर ये कार्य करती थी ना, ये वाला धारामापी जैसे जैसे कार्य करता था, सेम उसी तरीके से ये कार्य करता है कि इसके दोनों टर्मिनल T1 T2 को जब मैं किसी सर्किट में जोड़ दूंगा तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, तब ये धारावाही कुंडली बन जाएगी। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। उस बल आघूर्ण की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना रखा है, त्रिज्यीय बना रखा है। त्रिज्यीय बनाने के लिए हमने दोनों चुंबकीय ध्रुवों को अवतल आकृति का लिया हुआ है। इसकी वजह से जो कॉइल है, जो कुंडली है, उसका तल हर एंगल से, हर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड के समांतर बना रहेगा। थीटा की वैल्यू 90 रहेगी, थीटा की वैल्यू 90 रहेगी तो टो की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और टो की वैल्यू जब मैक्सिमम आएगी तो हमें पता है कि हमारा जो धारामापी बनेगा उसकी सुग्राह्यता ज़्यादा रहेगी। तो सिद्धांत में तो कुछ अलग नहीं है, सेम वही बातें हैं। तो अगर बाई चांस आपसे सिद्धांत पूछा भी जाता है इसका, हालांकि पूछे जाने की संभावना कम ही रहती है, लेकिन बाई चांस पूछा जाता है तो सेम बातें वही बता सकते हो जो यहाँ थी।
अंतर सिद्धांत में थोड़ा सा इतना रहेगा कि यहाँ प्रत्यानयन बल आघूर्ण कौन लगाता था, ये वायर, ये जो निलंबन तार था फॉस्फर ब्रॉन्ज का, इसमें ऐंठन उत्पन्न होता था, ये विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करता था। यहाँ प्रत्यानयन बल आघूर्ण के लिए वायर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों स्प्रिंग जो हैं ये वही काम करेंगी। देखो जब ये कॉइल जब घूमेगी ना, तो कॉइल के साथ में मैंने जो कीलक लगा रखे हैं ये ऊपर नीचे, इनको पिवोट बोलते हैं। मैं इनको नाम दे सकता हूँ P1 और P2, है ना। और जो स्प्रिंग है इनको नाम दे दिया S1 और S2। तो ये जो कीलक है वो भी घूमेंगे फ्रेम के साथ में, ये तो चिपके हुए हैं जॉइंट हैं इसके साथ में, तो ये कीलक भी घूमेंगे। और जब कीलक घूमेंगे तो इनके साथ में मैंने जो स्प्रिंग घुमा घुमा के ऐसे करके लपेटी थी, उस स्प्रिंग में सिकुड़न उत्पन्न होगा, वो ऐसे करके कंप्रेस होगी, है ना। यानी कि स्प्रिंग में ऐंठन जब उत्पन्न होगा तो स्प्रिंग इसको उल्टा घुमाने का प्रयास करेगी। जैसे कि वो चाबी वाली जो गाड़ी होती है कि पहले हम उसको ऐंठ देते हैं, फिर वो स्प्रिंग वापस खुल के और पहियों को विपरीत दिशा में घुमाती रहती है। तो वही काम यहाँ भी होगा कि जब ये कॉइल घूमेगी तो इन दोनों स्प्रिंगों में ऐंठन उत्पन्न होगा, ये सिकुड़ेंगी, और जब इनमें ऐंठन उत्पन्न होगा तो ये इस पर विपरीत दिशा में बल आघूर्ण आरोपित करेंगी, सेम जैसे यहाँ पर तार ने किया था। केवल इतना अंतर है, बाकी सिद्धांत सब कुछ सेम। दूसरा अंतर इसकी वर्किंग का है। वर्किंग से अपना मतलब है विक्षेप के मापन में। इसके द्वारा हम विक्षेप का मापन कैसे करते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि पहले एक लैंप स्केल व्यवस्था अलग से बनाते थे, फिर उस स्केल पर हम रीडिंग लेते थे कि कहाँ जाके प्रकाश मिल रहा है, तब विक्षेप का मापन करते थे कितने खानों का विक्षेप आया है। इसमें विक्षेप को मापने के लिए हमें अलग से कोई व्यवस्था नहीं लेनी पड़ती है, इसी में इनबिल्ट रहती है। क्या करते हैं, हम एक एल्यूमिनियम का पतला सा तार लेते हैं सीधा सा, उसको हम पॉइंटर बोलते हैं, और वो एल्यूमिनियम का तार इस एल्यूमिनियम के फ्रेम से ही अटैच कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके दिखा दिया मैंने, फ्रेम से ही चिपका दिया, जॉइंट कर दिया। ये फ्रेम है, इसके साथ में मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। अब देखो जब ये फ्रेम घूमेगा, यानी कि जब कुंडली घूमेगी, तो कुंडली के साथ में ये एल्यूमिनियम का वायर भी घूमेगा, जो कि मेरे लिए पॉइंटर का संकेतक का काम कर रहा है। ये भी उतना ही घूमेगा जितनी की कॉइल घूमेगी। अब ये घूमता है जहाँ, वहाँ हमने एक स्केल लगा रखा होता है, एक सर्कुलर स्केल ऐसे करके। इस स्केल के सेंटर में 0 और फिर यहाँ अंशांकन कर रखा होता है समान भागों के रूप में, ऐसे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ हमें अगर विक्षेप मापना है ना धारा मापी में कि कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए हमें अलग से व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही कुंडली घूमेगी संकेतक भी घूमेगा, जिधर घूमेगी संकेतक उधर घूमेगा। अगर ये कुंडली ऐसे घूम रही है तो संकेतक इधर आ गया, अगर ये ऐसे घूम रही है तो संकेतक इधर चला जाएगा, और जहाँ जाके ये संकेतक रुकेगा हम बस वहाँ से खानों की संख्या को गिन लेंगे, 2 खानों का, 5 खानों का, कितनों का विक्षेप आ रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसकी वर्किंग में था। तो जो हमने समानताएं देख रखी हैं, जो असमानताएं देख रखी हैं इन दोनों के बीच में, उसके आधार पर हम इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम इनका यूज करना चाहें, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन दोनों में यूज करने में जो ज़्यादा ईजी, जो ज़्यादा सुविधाजनक होता है वो ये वाला होता है, क्योंकि इसके द्वारा अगर हमें रीडिंग नोट करनी है, अगर इससे हमें मेजरमेंट करना है किसी चीज़ का, तो इसको मापने के लिए हमें अलग से कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ेगी जैसे कि इसमें बनानी पड़ती थी, है ना। इसके लिए तो हमें एक बड़ी सी टेबल चाहिए, उस पर एक जगह ये वाला गैल्वेनोमीटर रखेंगे, दूसरी जगह स्टैंड वगैरह लगा के वो लैंप स्केल व्यवस्था बनाएंगे, तब मापन करेंगे। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना सा है आकार में, रख दिया टेबल पे, डायरेक्ट आपको ये रीडिंग बताएगा, है ना। तो दूसरी इसको ईजी करना थोड़ा सा आसान रहता है यूज करना। और ये वाला जो धारा मापी है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताता है हालांकि इसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी हम इसका यूज लैब में सामान्यतः नहीं करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो कॉइल इसमें लटकी रहती है, इसको स्थिर होने में काफ़ी समय लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये हवा में लटकी हुई है, थोड़े से बलागुण की वजह से ये ऐसे जाएगी, फिर प्रत्यानयन बलागुण इसको वापस करेगा, तो ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन, दोलन करने लगती है। और जब ये दोलन करती है तो प्रकाश जो यूँ आके यूँ जा रहा था वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा होता है स्केल पर, यूँ यूँ करके। तो काफ़ी देर तक हमें वेट करते रहना पड़ता है कि कब इसका डिफ्लेक्स, कब इसके स्केल पर वो प्रकाश के छल्ले का, धब्बे का इधर उधर घूमना बंद होगा, तब जाके हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। और मान लो प्रकाश का जो धब्बा स्केल पे चल रहा था वो जहाँ जाके रुका, बाई चांस अगर ये किसी तरह से थोड़ा भी हिल गया तो ये फिर से लटकी हुई जो कॉइल थी वो ऐसे ऐसे घूमने लग गई है,
वो फिर से जो विक्षेप रुक गया था वो फिर से ऐसे ऐसे चलने लग गया है, और हम बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रुकेगा, तब हम जाके रीडिंग नोट करेंगे। इसलिए इन दोनों में जो ज़्यादातर यूज किया जाता है लैब में, जो ज़्यादा सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट, वो ये ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज करते हैं।